हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल विंग से एक उड़ान में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जेके पीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है रीजनिंग कंपोनेंट की। और इस कंपोनेंट में अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर इनकेस आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े। और अगर आप इनकेस अगर वो चैप्टर देखते हैं तो काफी सारे हो सकते हैं कि कंसेप्ट्स या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स जो आपने अपने एंड से ना पढ़े हो, आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो आपको एक कुछ ऐड हो जाएगा आपके स्टडीज में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डाइस को। डाइस आज हम कंप्लीट कर देंगे। आज छोटी ही वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें मेनली हमने जो डाइस के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। आज छोटा सा ही पार्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है कि कैसे क्वेश्चंस कुछ लैंग्वेज पे आते हैं। ठीक है जी, करते स्टार्ट डाइस को। ये हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हुए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए जी, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने एंड पे इसको सॉल्व करिए। देखिए, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। अब कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे गिवन है और वो कंडीशन है कि 1 जो है वो एडजेसेंट है किसके, 2 के, 4 के और 6 के। 2 के, 4 के और 6 के। अब मुझे एक चीज बताइए, 1 के ओपोजिट कौन से फेस को, मतलब कौन सा ऐसा फेस है जो 1 के ओपोजिट आ सकता है। आप बोलेंगे 1 के ओपोजिट एक 3 आ सकता है और एक क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। यस, यहां से कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर 1 एडजेसेंट है 2 के भी, 4 के भी, 6 के भी। अब आप ये मत सोचना कि सर 1, मान लो ये 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। इन तीनों की पोजीशन कोई भी हो सकती है, बस हमें ये गिवन है 1 जो है वो एडजेसेंट है 2 के, 4 के और 6 के। हो सकता है 6 यहाँ पे हो सकता है 4 यहाँ पे हो, 2 यहाँ पे हो, 6 यहाँ पे हो, 4 यहाँ पे हो, कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। बस इससे लेकिन हमने कंक्लूजन ये निकाला कि 1 के ओपोजिट या 3 होगा या फिर 5 होगा, दोनों में से एक होंगे। समझ आ गया, ये कंक्लूजन है। अब कह रहे बताओ जी, ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो नेसेसरी मतलब 100% ट्रू होगा। अब मुझे बताइए 2 इज अपोजिट टू 6, क्या आपको 2 अपोजिट टू 6, अब आप बोलेंगे हो सकता है कि 2 6 के ऑपोजिट भी हो और हो सकता है कि 2 6 के ऑपोजिट नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई 2 और 6 को आपको 2 और 6 की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस ये बोला गया है कि 1 के एडजेसेंट है 2, 4 और 6। तो हो सकता है 2 और 6 ऐसे ऑपोजिट हो और हो सकता है 6 यहां पे हो, देन 2 और 6 क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट। इसका मतलब अब 2 और 6 को लेकर 100% कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो है वो आपका डाउटफुल है। सेकंड में आ जाइए, 1 इज एडजेसेंट टू 3। अब देखो बेटा, 1 इज एडजेसेंट टू 3, मैंने अभी जस्ट बात की 1 के ऑपोजिट आने के चांसेस 3 के भी हैं और 5 के भी हैं, 3 के भी हैं और 5 के भी हैं। अब अगर 1 के ऑपोजिट 5 आ गया तो 3 तो 100% एडजेसेंट बन जाएगा, इस कंडीशन में तो सही है। लेकिन अगर 1 के ऑपोजिट 3 आ गया तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। सॉरी, मतलब हाँ बिल्कुल सही, ये कंडीशन जो हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्योंकि 1 और 3 अगर ऑपोजिट है तो 1 3 के एडजेसेंट नहीं हो सकता। अब आ जाइए थर्ड पे, 3 इज एडजेसेंट टू 5। अब कह रहे 3 जो है वो 5 के एडजेसेंट है। अब यहाँ पे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझने वाला, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला 1 के ऑपोजिट क्या है, 3 या 5, दोनों में से एक। अगर 1 के ऑपोजिट मान लीजिए 3 हो गया तो 5 कहां पे जाएगा, 5 और 3 में क्या रिलेशन होगा ये बताओ। अगर 1 के ऑपोजिट 3 चला गया तो 3 के ऑपोजिट भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब जो 5 होगा वो 3 के भी एडजेसेंट होगा और वो 1 के भी एडजेसेंट होगा। थोड़ा सा इजी रखने के लिए 3 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। कब? जब 1 और 3 ऑपोजिट होंगे। और दूसरा केस है कि 1 के ऑपोजिट क्या चला जाएगा, 5। मान लो 1 के ऑपोजिट अगर 5 चला गया फिर क्या होगा, अगर 1 के ऑपोजिट 5 चला गया तो जो 3 होगा और उस 5 का क्या रिलेशन होगा, ये वापस एडजेसेंट होगा।
ये वापस क्या होगा, एडजेसेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 के ऑपोजिट चाहे 3 हो या फिर 5 हो, 1 के ऑपोजिट चाहे 3 हो या 5 हो, 3 और 5 जो है वो आपस में क्या रहेंगे, एडजेसेंट रहेंगे। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल 100% ट्रू, 3 इज एडजेसेंट टू 5। वहीं पे आप देखेंगे 3 इज ऑपोजिट टू 5, ये 100% रॉन्ग है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ 1 इज opposite to 5, अगर 1 जो है वो 5 के ऑपोजिट है, 2 जो है वो 3 के ऑपोजिट है, जब बेटा दो पेयर हमारे 6 फेसेस होते हैं डाइस में, अगर आउट ऑफ 6 हमें 2 पेयर्स मिल गए ऑपोजिट के, जो बचे हुए 2 फेसेस होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो तो 100% ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब 4 और 6 ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। 4 और 6 ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। कंफर्म हो गया, समझ आ गया? अब देखिए, अब पढ़िए ऑप्शन के हिसाब से, 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। अब देखिए आपने अभी पढ़ा कि भाई 4 और 6 क्या है, ऑपोजिट है, और ये 100% ट्रू है इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे देखो 4 के एडजेसेंट में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो पहला रॉन्ग। अब कह रहे 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, 2 जो है वो 4 के भी एडजेसेंट हो सकता है और 6 के भी एडजेसेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जैसे ये आपका बन सकता है 2 जो है वो 4 के भी एडजेसेंट और 6 के भी एडजेसेंट, बिल्कुल हो सकता है। साइड पे रखते हैं अभी इसको, ठीक है। अब फिर बोल रहे हैं 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, ये तो गलत हो गया, 4 एडजेसेंट 6 के नहीं जा सकता, 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा एक ऑप्शन बी। मतलब 2 जो है वो एडजेसेंट होगा किसके, 4 और 6 के, और इसी तरह वो एडजेसेंट होगा क्योंकि जब वो इस तरह एडजेसेंट होंगे दोनों जो फेसेस होंगे, मतलब 4 और 6 2 के एडजेसेंट होंगे, इसी केस में 4 और 6 क्या होंगे, आपस में ऑपोजिट होंगे। समझ आया? इसी केस में क्या होंगे, ऑपोजिट। तो इसके हिसाब से हमारी कंडीशन बनती है सेकंड जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ 1 इज एडजेसेंट टू, if 1 is adjacent to 2, 3 and 5, बेटा 1 किसके एडजेसेंट बोला इन्होंने, 2 के बोला, 3 के बोला, 5 के बोला। इसका मतलब ये हो गया 1 के ऑपोजिट जो होगा वो कौन सा फेस होगा, या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब यहाँ पे ये 4 इज एडजेसेंट टू 6, तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करवाया कि 1 के ऑपोजिट अगर 4 होगा तो 6 और 4 में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, दोनों एडजेसेंट होंगे। अगर 1 के ऑपोजिट 6 चला गया, फिर 6 और 4 में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों वापस क्या होंगे, आपस में एडजेसेंट होंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि 1 के ऑपोजिट 4 है या 1 के ऑपोजिट 6 है, जो मर्जी हो इन दोनों में से, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा। तो 4 इज एडजेसेंट टू 6, ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। if 1 is opposite to 2 and adjacent to 3 and 4, कह रहे 1 जो है वो opposite है किसके, 2 के, और ये बेटा adjacent है किसके, 3 and 4 के, adjacent है, ठीक है जी, जी आपको गिवन है 1 जो है वो opposite है 2 के और adjacent है किसके, 3 और 4 के। 2 is adjacent to 6, yes 100% हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब देखो 1 और 2 अगर आपस में ऑपोजिट है तो 2 का ऑपोजिट तो कभी भी 6 नहीं जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 और 6 का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, एडजेसेंट का, ये 100% ट्रू है। 3 और 4 एडजेसेंट भी हो सकते हैं आपस में और ऑपोजिट भी हो सकते हैं, गलत हो गया। 3 और 5 ऑपोजिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये भी गलत, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, गलत हो गया। 4 इज ऑपोजिट टू 6, 4 और 6 के ऑपोजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी गलत हो गया। लेकिन 2 जो है वो 100% 6 के एडजेसेंट रहेगा, क्योंकि 2 के ऑपोजिट क्या है, 1 है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं 2 इज ऑपोजिट टू 3, 2 जो है वो ऑपोजिट है किसके, 3 के, और 2 जो है वो एडजेसेंट है किसके, 4 एंड 6 के। पहला ऑप्शन। 1 इज ऑपोजिट टू 5,
हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। 4 इज अपोजिट टू 6, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, 4 जो है वो 2 के और 6 के एडजेसेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये फिफ्थ सही है, क्यों? अगर 2 और 3 दोनों आपस में अपोजिट हैं तो 1 जो है वो 100% 2 का भी एडजेसेंट होगा और वो 1 का भी एडजेसेंट होगा 100%। अगर 2 और 3, जैसे 2, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1, तो ये 1 का भी एडजेसेंट, ये 2 का भी एडजेसेंट है और ये 3 का भी एडजेसेंट है, तो ये 100% क्या होगा? ट्रू होगा। कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आपको समझ आ जाएगा। बेटा 7 मई से हमारा नायब तहसीलदार का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और मैथ्स का कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप अगर डेमो अटेंड करना चाहते हैं, हमारे डेमो जो है वो अवेलेबल है, आप आकर इजीली अटेंड कर सकते हैं, कोई भी उसका आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, आप आकर देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ भी पूछना है काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, कुछ सोर्सेज के लिए, कैसे कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप आकर जो भी एक्सपर्ट्स हैं फैकल्टी, कंसर्न फैकल्टी सब्जेक्ट्स के, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस हमारे चल रहे हैं। लाइव का ऑनलाइन भी बैच चल रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियोस हमने ओपन रखी हुई है, कैसा कंटेंट है, क्या दिया जा रहा है, वहां पर जाकर देख सकते हो लाइव। हमारी विंग्स से एक उड़ान एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आप, ठीक है, वहां पर जाकर चेक करिए, आपको मिल जाएगा सारे के सारे वीडियोस। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक बेटा आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो बेटा आप अभी डिसीजन ले रहे हैं, आराम से, थोड़ा टाइम, इतना टाइम मत लगाइए कि डिसीजन लेते लेते बहुत ज्यादा लेट भी हो जाए। ठीक है, जेई सिविल का बैच जो है आपको पता 508 वैकेंसीज आउट हुई है, नोटिफिकेशन आई थी अभी कुछ दिनों पहले, हमने बैचेस स्टार्ट किए हुए, बैच स्टार्ट कर रहे हैं 5 मई से। पहला ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच, लाइव ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको पढ़ाएंगे। हमारे जो लास्ट टाइम के रिजल्ट्स आए हैं जेई सिविल में, जिसमें सिलेक्शंस मिलती है, उनसे भी आपकी इंटरेक्शन करवाई जाएगी। कोई भी डाउट होगा आप आकर पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज है 508 जेई सिविल की। इनफैक्ट इसमें ये प्लस पॉइंट रहता है इंजीनियर स्टूडेंट्स को कि पहले ही फिल्टर हो जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर, है ना। तो आप अपने मेहनत करेंगे अच्छे से सिविल में तो 100% आपकी सिलेक्शन भी होगी। ठीक है बेटा, तो ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन दोनों बैचेस हमारे रहेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डेमो आकर अटेंड कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेना, ताकि डेमो में हमें पता हो कौन कौन स्टूडेंट आ रहा है, अटेंड कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ना पीपीटी में बनाया नहीं था, जो मुझे अभी स्किप हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको ऑन द स्पॉट वहां पे करवा लूंगा। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था नो कॉमन डाइस, है ना, जिसमें क्या थी, 2 डाइसेस आपको गिवन थी, बट उसमें कोई भी फेस कॉमन, नो कॉमन फेस डाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वो सेम है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इन दोनों डाइसेस में कोई भी फेस कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, इसमें एक कंडीशन गिवन है आपको क्वेश्चन में, कंडीशन ये गिवन है कि 5 इज अपोजिट टू 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। अब यहाँ पे गिवन है कि 5 अगर 1 के ऑपोजिट है तो बताओ जी 6 के ऑपोजिट क्या होगा। अब इसको याद रखना, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। जो भी फेसेस आपस में ऑपोजिट होते हैं ना, जो भी फेसेस आपस में ऑपोजिट होते हैं, उन फेसेस से एक बार आपको क्लॉक चलना है और एक बार आपको एंटी क्लॉक चलना है, बस। और जिस जिस डायरेक्शन में जो भी फेस आएंगे वो आपस में ऑपोजिट होंगे। जैसे 1 से 2, 2 से 3 ये क्लॉक डायरेक्शन में, 5 से 4, 4 से के बाद आ गया जी 6। अब ये आपको गिवन हो गया। अब ये मान लीजिए आपको दोनों डाइसेस में अपोजिट्स क्या होंगे ये आपको पता चल गया। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कब हमें क्लॉक चलना है, कब हमें एंटी क्लॉक चलना है,
वन कॉमन फेस में मैंने आपको बताया था, टू कॉमन फेस में भी क्लॉक और एंटी क्लॉक का मैंने आपको बताई थी कंडीशन क्या होती है, और प्लस साथ में ये एक नया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें नो कॉमन फेस है और आपको कंडीशन दी है कि 5 इज अपोजिट टू क्या है 1। अब बताइए व्हाट इज अपोजिट टू 6, तो क्या आ गया व्हाट इज अपोजिट टू 6 क्या आएगा, बस वो आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको एक से जो अपोजिट फेसेस होंगे क्लॉक और एक से एंटी क्लॉक चलना है। अब ये सारे के सारे क्या आ गए आपस में अपोजिट्स आ गए, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आ गया 3, तो आपका आंसर हो गया 3। 6 के अपोजिट कौन सा फेस आ गया 3, तो आपका आंसर क्या होगा 3। समझ आ गया। चलिए अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ा दिए, कुछ लैंग्वेज वाले भी पढ़ा दिए मैंने आपको, प्लस उसके साथ मैंने आपको ओपन डाइस भी पढ़ा दिया। ओपन डाइस में मैंने ये भी बताया था जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, जैसे ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी होगी उनको पता होगा 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी। मैंने बोला था जब आप इनको क्लोज करोगे, जब इस डाइस को क्लोज करोगे, तब ये जो छोटी छोटी ट्राइंगल्स हैं ये सारी मिलकर एक फेस बनाएंगे। जैसे आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये आ गया डी। लेकिन जैसे आप क्लोज करोगे और फिर इसको सामने लाओगे, तब अगर ये यहां से ए बी सी डी आपका क्लॉक है, तो जब फेस आपके सामने आएगा तो इस तरह नहीं आएगा, ये क्लॉक ही नहीं रहेगा, ये आपका कैसे बन जाएगा ए बी सी और डी, ये आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पोजीशन वाला मैंने आपको क्वेश्चन एक नहीं करवाया, मैं वो भी करवा देता हूं, मुझे याद आ गया। पोजीशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, चलो बड़े अच्छे टाइम पे याद आ गया मुझे। चलिए ए बी सी डी ई और ये बेटा एफ, ऑप्शन ए, ठीक है, बी सी बी ए सी, चलिए ऑप्शन बी डी ई और ये आ गया जी एफ, ऑप्शन सी एफ एफ सी और डी। चलिए जी, ये आ गया ऑप्शन डी। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलो जी, ये आ गया जी, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है कि जब आप इस डाइस को क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद ये डाइस किस तरह आपको दिखेगी इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करना। आपको पता है ऑल्टरनेट मेथड से बी और डी आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। उसी तरह सी और ई आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। और बचा ए और एफ आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर बी के ऑपोजिट डी है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सी के ऑपोजिट डी है, यहाँ पे नहीं हो रहा, ए के ऑपोजिट एफ है, यहाँ पे नहीं, मतलब ये डाइस बनने के चांसेस है। डी के ऑपोजिट बी नहीं है, एफ के ऑपोजिट ए नहीं है, ई के ऑपोजिट सी, मतलब ये भी बनने के चांस है। अब आप डाइस को पहले हम तभी एलिमिनेट करते थे ना जब दो ऑपोजिट फेसेस एक साथ या दिखते थे या फिर एक बार हिडन हो जाते थे, ये आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह एफ के ऑपोजिट क्या आ गया, ए यहाँ पे नहीं है, सी के ऑपोजिट ई नहीं है, डी के ऑपोजिट बी नहीं है, और यहाँ पे देखोगे बी के ऑपोजिट डी, ये आपका डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं
और एक ही साथ ऑपोजिट फेसेस आपको हिडन मतलब विजिबल नहीं होंगे। ये मैंने इसलिए ऑप्शन डाला कि आपको वो भी याद आ जाए अगर आप भूल चुके हैं, ठीक है। एक साथ दोनों कभी नहीं दिखेंगे और एक साथ कभी भी दोनों हिडन नहीं होंगे। अब इन तीनों में से कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। ये रहता है पोजीशन मेथड, ये होता है आपका पोजीशन मेथड। अब देखो पढ़ो ये कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। अब देखो पोजीशन मेथड का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तीन फेसेस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो चाहे उसको जैसे मर्जी टर्न कर लो उसका क्लॉकवाइज ही रहेगा। मतलब ये नहीं कि आप सामने से देखना अगर, है ना, ये नहीं कि आप पहले डाइस को सामने से देख रहे हो क्लॉक, अब सर पीछे से जाकर देखूंगा तो ये तो एंटी क्लॉक, नहीं, मेरा मतलब है सामने से अगर आप देखेंगे वो क्लॉक ही रहेगा। तीन फेसेस की अगर डायरेक्शन, जैसे ये तीन है ना, CFD, ये क्या है क्लॉक, तो ये हमेशा इन तीनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉक ही रहेगी, एंटी क्लॉक नहीं होगी, ठीक है, अगर आप सामने से देखेंगे तो, ठीक है। बस ये होता है पोजीशन मेथड। अब देखिए आपको कैसे चेंज करना है। अब मैंने बोला A, B और C, A, B और C ये क्या है एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे चेक करिए A, B, C क्या है क्लॉक। इसका मतलब जब आप इस डाइस को क्लोज करोगे ना तो A, B, C भी क्लॉक ही रहना चाहिए, बट यहाँ पे A, B, C की डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉक, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग। समझ आया, ये है पोजीशन मेथड। अब इसको मान लीजिए DEF क्या है हमारा क्लॉक। अब यहाँ पे आ जाइए DEF क्या है हमारा एंटी क्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस डाइस को क्लोज करोगे ये एंटी क्लॉक ही रहने चाहिए, बट यहाँ पे क्लॉक आ रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हुआ। तो बचा एक ही ऑप्शन, इसको भी चेक कर लो। DCF क्या हमारा यहाँ पे क्लॉक, जो भी फेज से करो तो यहाँ पे देखो D, ये आ गया C और ये आ गया बेटा F। ये कौन सी डायरेक्शन है, DC और F कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉक। तो वहां पे भी हमारा DCF क्या है हमारा क्लॉक। इसका मतलब जब आप इस डाइस को क्लोज करोगे तब एग्जैक्टली ये डाइस बनेगी। आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर डालना ना पोजीशन मेथड, तो बड़े सारे स्टूडेंट्स को पोजीशन मेथड का नहीं पता होता। बाकी तो चैप्टर बिल्कुल इजी है। आई होप मैंने सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए। अगर कोई कंसेप्ट रह गया होगा मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।